ओके, हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, दोनों चैनल के ऊपर, ऑन बोथ द चैनल्स ऑडियो वीडियो सभी को एकदम क्लियर आ रही है क्या? So I think I must be live now. Hello. Yes, yes. So on one channel I think I'm live. What about the other channel? Yes. ठीक है, जल्दी से दोनों चैनल के ऊपर मेरे को बताओ कमेंट करके. Yes. So I think on Unacademy Computer Science channel I think audio is there. ऑडियो बताना भाई एकदम क्लियर है क्या? हेलो तमाल दास ऑन गेट एकेडमी चैनल, एक बार जल्दी से बताइएगा ऑडियो इज देयर और नॉट. गुड मॉर्निंग, जल्दी से रेडी हो जाइए सर. आज बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हमें करना है और वो डिस्कशन लेके जाना है नेक्स्ट लेवल. Fair enough. So I think on both the channels audio and video is clear. कल पहली क्लास थी. अच्छा, तो थोड़ा आराम से मैंने डिस्कशन किया. आज डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल और लेके जाऊंगा. Fair enough. एक बात और पूछ रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा ना लेवल अप कर रहा हूँ वॉल्यूम का, तो मुझे बताना अभी मेरे को बताओ. मैंने थोड़ा सा अप किया है तो प्लीज़ लेट मी नो. अभी पहले से बेटर ऑडियो आ रहा है क्या? थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे ना तो फिर एकदम थ्रू आउट द लेक्चर यू विल हैव अ वेरी नाइस ऑडियो. मैंने थोड़ा सा अप किया है. इज इट बेटर नाउ? क्लियर है सभी को? आजा. कुछ लोग कह रहे हैं बेटर नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं पहले बेटर था. नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है पहले बेटर हो. मैंने थोड़ा सा स्केल अप किया है. अच्छा, पहले बेटर था. ओके सर, देन गोइंग बैक. ठीक है. नाउ तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑन द आइडिया ऑफ ट्रांजैक्शंस. DBMS हमने स्टार्ट किया था, तो एक एक करके डिस्कशन आगे लेके चलता हूँ. और ये आप शेड्यूल देख सकते हैं मेरे प्लस क्लासेस का, जो कि अनअकैडमी प्लस में यू कैन सी DBMS डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग में, और इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स. आई विल गेट बैक टू दिस लेटर. यस, अभी जो कल हम बात कर रहे थे, एक बार जल्दी से याद दिलाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ट्रांजैक्शन से, है ना. तो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन जो हमने ऑब्जर्व किया था, वैसे तो कोई भी प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन ओनली. उसमें कोई नई बात नहीं है. बट जो आइडिया हमें समझ आया था कि ट्रांजैक्शन का पूरा पॉइंट जो है सर, वो था एटॉमिसिटी से रिलेटेड. एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ कि ना. ट्रांजैक्शन का पूरा आइडिया वॉज रिलेटेड टू एटॉमिसिटी, यानी कि अगर जितनी भी प्रोसेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, either every process will execute or none of them. तो अगर हर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, if every process is executing, then every instruction is executing, then हम बोलेंगे वो ट्रांजैक्शन है ना. किसी भी ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने समझा था 4 प्रॉपर्टीज वर देयर सर. कौन सी? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. इफ यू रिमेंबर, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी. वेर एटॉमिसिटी का मतलब क्या था कि या तो सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे या तो एक भी नहीं होगा, द फंडामेंटल आइडिया. कंसिस्टेंसी, अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले कंसिस्टेंट है ऑपरेशन से, तो ट्रांजैक्शन के बाद भी वो कंसिस्टेंट रहेगा. देन वी हैव आइसोलेशन, जिसका मतलब यही था कि इवन दो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग, बट क्या कोई भी ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रहा होगा क्या? ना, इफेक्ट नहीं होगा सर. इट इज़ लाइक कि वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका इफेक्ट ऐसा आएगा, है ना. एंड द लास्ट थिंग था ड्यूरेबिलिटी. Now what was durability? Durability is an idea
जहाँ पर हम बात करें कि कोई भी जो चेंज हमने किया है वो चेंज टेम्परेरी है क्या? नहीं, वो चेंज टेम्परेरी नहीं है, वो चेंज वहाँ पर प्रसिस्ट करने वाला है, वो चेंज वहाँ पर रहने वाला है ना? दिस वॉज द आइडिया। नाउ टेकिंग दिस फॉरवर्ड, इनको आगे लेके चलते हैं और आज सबसे पहले आपसे बात करूँगा ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इफ़ एवरीबडी इज़ रेडी और नॉट। इफ़ यस, तब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन स्टेट के बारे में। तो ट्रांजैक्शन स्टेट्स क्या है, कैसे वहाँ पर काम होता है, क्या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, उन सब चीज़ों पर आपसे बात करूँगा। एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। ट्रांजैक्शन स्टेट्स, यस, ओके सर, ओके। तो देखो, जिस तरह एवरीबडी इज रेडी, फेयर इनफ, कमेंट करते रहना भाई। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, जैसे मैंने बोला था, उतना ज़्यादा मोटिवेशन अपने को मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आइडिया वन बाय वन। देखो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, ड्यूरिंग लाइफ टाइम क्या एक प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस से जाती है, याद है? पहले न्यू स्टेट में होगी, देन विल कम इनटू रेडी स्टेट, देन रनिंग, देन वहाँ से आइदर टर्मिनेटेड और विल गो बैक इनटू द वेटिंग स्टेट। वो वाला आइडिया था ना? ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसके भी कुछ अपने स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स वैसे हमने इसलिए बनाए हैं ताकि अगेन जो हमारा फंडामेंटल आइडिया, और वो क्या है, फंडामेंटल आइडिया क्या है? कंसिस्टेंसी। डेटाबेस की कंसिस्टेंसी, कुछ भी करके हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, यस। हाँ, नो प्रॉब्लम। ASOP, यू कैन वॉच दिस सेशन इन रिकॉर्डिंग लेटर सर, दिस विल बी देयर, डोंट वरी, दिस सेशन विल बी देयर, डोंट वरी, यू कैन वॉच दिस एज अ रिकॉर्डिंग लेटर। हाँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर गेम ये है, मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है विच कंटेन अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। सपोज इफ I say let me say instruction number I1 and then I2 and so on and so forth I100, there are 100 instructions in a transaction। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे ना, देन करते 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 अगर आप इंस्ट्रक्शन नंबर 99 पर भी हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इवन अगर आप इंस्ट्रक्शन नंबर 100 भी एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, देन ओनली यू विल बी इन एक्टिव स्टेट, तब भी आप एक्टिव स्टेट में रहने वाले हो। बताओ जरा, ये बात समझ आ रही है क्या? प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस आइडिया? एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है? जब तक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, हम कौन से स्टेट में रहेंगे सर? जब तक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, वी विल बी इन एक्टिव स्टेट ओनली, हम एक्टिव स्टेट में रहेंगे, यस। अच्छा, कुछ लोग शायद कंट्रास्ट का बोल रहे थे, मैंने ब्राइटनेस थोड़ा सा कम किया है, आई होप इट शुड बी बेटर नाउ, है ना? अभी थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको विजिबल हो रहा होगा, यस। तो अब ध्यान से समझिएगा एक्टिव स्टेट क्या है। कुछ लोग समझते हैं पार्शियली कमिटेड, फेल्ड, नो, जब तक एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, वी विल बी इन द एक्टिव स्टेट, हम एक्टिव स्टेट में होंगे। ये बात ध्यान रखोगे क्या? चाहे मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे हूँ, 2 पे हूँ, 3 पे हूँ, 4 पे हूँ, टिल 100, आप जिस भी इंस्ट्रक्शन में होंगे आप एक्टिव स्टेट में होने वाले हैं। क्या बात सबको समझ आती है? यस, दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग सर। नाउ यहाँ से हम जब कहानी आगे लेके जाएंगे, अगर 100 के 100 इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए, तब हम बोलेंगे वी आर एन पार्शियली कमिटेड। अभी 100 के 100 हो गए, काम तो कंप्लीट हो गया, फिर पार्शियली कमिटेड क्यों? इस बात को ऐसे समझो, आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो, आजकल तो फॉर्म्स ऑनलाइन हो गए। जब मैंने गेट का फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, है ना? आपको हार्ड कॉपी फिल करनी पड़ती थी, एंड दैट टू वो भी सब जगह नहीं मिलती थी। तो कुछ बैंक्स होते थे जहाँ पर यू गो एंड आई थिंक 500 रुपीज़ कॉस्ट था, 500 रुपीज़ मिलता था, देन गेट का फॉर्म मिलता था। आपको पूरा बबल करके 1 बाय 1 फॉर्म फिल करना होता था, एंड देन यू हैव टू पोस्ट।
10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो भी आईआईटी के अंदर जाना है वो फॉर्म, जो भी उस साल का कंडक्टिंग आईआईटी होगा वहाँ पे आपको पोस्ट करना रहता था। अब 500 इज़ अ बिग अमाउंट, आज भी वैसे तो बिग अमाउंट है, आज से 10 साल पहले और भी बिग अमाउंट थी। तो हम क्या करते थे, और बचपन से भी हमारे फादर ने इस चीज़ की आदत डाली थी कि इम्पॉर्टेंट है, एक भी गलती हुआ तो फिर गया समझो, फिर दोबारा से एक नया फॉर्म लेना पड़ेगा। तो हम उसको एक फ़ोटोकॉपी निकालते थे, 1 2 3 फ़ोटोकॉपी निकाल लो और पहले उस पर प्रैक्टिस करके देख लो, पूरा फिल कर लो, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ऐसा, 1 2 दोस्तों के साथ और डिस्कशन कर लिया। एंड देन व्हेन वी आर श्योर कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने भर लिया ना, इसमें कोई गलती नहीं की, अब आप वहाँ से देख देख के 1 by 1 जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, सो दैट यू 110% यू रिड्यूसेस द चांस ऑफ सिली मिस्टेक्स। ये बात समझ आती है क्या? तो अगर डेटा बहुत क्रिटिकल होगा सर, तो क्या आप डायरेक्ट डेटा पे काम करना चाहेंगे? नहीं। हाँ, तो अगेन आइडिया यही है कि पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपल डेटा के ऊपर, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू अपडेट इट, उसके बाद उठा के उसको अपडेट कर देंगे। बताओ ये लॉजिक समझ आ रहा है क्या? हाँ, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको उठा के अपडेट कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? वेरी गुड। नाउ सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम आइडिया हम यहाँ पर भी करते हैं। तो ये जितना भी ऑपरेशन किया ना हमने, क्या ये एक्चुअल डेटाबेस पे किया? नहीं। रिस्क है ना भाई, हमें पता है यार ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं भी गड़बड़ कर सकता है। बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता? कमेंट करके बताते रहना। कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं भी गड़बड़ कर सकता है। अब क्योंकि वो गड़बड़ कर सकता है तो मैं कभी भी ओरिजिनल डेटाबेस पे ट्रांजैक्शन रन नहीं कर रहा। तो मान लीजिए कि जो ओरिजिनल डेटाबेस है ना, मैंने उसका कॉपी बना लिया, लेट मी हैव अ कॉपी ऑफ इट, और मैं उसके बजाय कॉपी पे काम कर रहा हूँ। अब अगर काम करते करते सोचे कोई गड़बड़ हुआ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठा के इस कॉपी को डिस्कार्ड कर देंगे, डेटाबेस तो इंटैक्ट है, उस पर तो मैंने काम किया ही नहीं। कैसा आइडिया है? हमें कुछ भी करके डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को हैम्पर नहीं करना ना, उसको प्रिजर्व करके रखना है, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। तो अब ध्यान से समझिए, पार्शियली कमिटेड का मतलब क्या है? आपको जो भी करना था वो किया जा चुका है, लेकिन वो जितना भी चेंजेस है क्या वो मेन डेटाबेस में अपडेट हो गया है, या वो हमने एक लोकल बफर के अंदर या एक कॉपी के ऊपर किया हुआ है? मुझे बताइए, बात समझ आ रही है क्या? ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप पार्शियली कमिटेड स्टेट में, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि हमने डेटा तो कर लिया, सारा काम तो कर लिया, जितने इंस्ट्रक्शन थे एग्जीक्यूट तो कर लिए। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए अभी हमने उसको सेव नहीं किया। क्या नहीं किया? सेव नहीं किया। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? हाँ, आर यू गेटिंग दिस आइडिया? यस। अब अगर मैं उसको सेव भी कर लूं सर, तो अब क्या बोल रहा है? डेटा बीइंग फ्लश टू डिस्क मतलब आमतौर पर मान के चल रहे थे जो मेन डेटाबेस है वो हमारा ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी इन सेकेंडरी मेमोरी ओनली। अगर मैं उसको अपडेट कर दूं परमानेंट तो वो कमिट हो जाएगा। अगर अदरवाइज अगर मैं उसको यहीं रखूंगा तो आई विल से दैट दिस इज पार्शियली कमिटेड, तब मैं बोलूंगा कि वो पार्शियली कमिटेड है। बताइए, पूरा ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हैं क्या? तब मैं बोलूंगा कि वो पार्शियली कमिटेड है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया सर? वेरी गुड। तो मैं दोबारा एक बार ये पूरा पैटर्न आपको समझा रहा हूँ, फ्रॉम एक्टिव टू कमिटेड। जब तक एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है हम एक्टिव के अंदर हैं। जब जितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है वो सब एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, देन वी आर इन पार्शियली कमिटेड, विच मीन्स जो काम होना था वो काम तो हो चुका है, लेकिन अभी हमने उसको अपडेट नहीं किया है मेन डेटाबेस के अंदर। मेन डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं किया। यस। एंड देन सर बफर मेन मेमोरी में होगा क्या? सिद्धांत पूछ रहे हैं। देखो, ये कोई हार्डवेयर तो है नहीं, ये एक लॉजिकल बफर है, और ये पूछना कि मेन में होगा कि सेकेंडरी में अपने आप में गलत क्वेश्चन है। वो क्यों? बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो मेन में होगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सेकेंडरी में होगा। वो मैनेजमेंट तो अलग है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बफर मेन में होना ज़रूरी है। बफर का वो हिस्सा जो इस्तेमाल में है वो मेन में है, जो इस्तेमाल में नहीं वो सेकेंडरी में। फिर तो मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ क्या डेटाबेस सेकेंडरी में होता है? नहीं, डेटाबेस का वो हिस्सा जो भी यूज में है, जो बार बार इंटरेक्ट कर रहा है, वो मेन में होगा। मेन में क्या कैश में भी होगा? नहीं होगा। आप बताओ। तो बफर इज जस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ द मेन डेटाबेस, उसका कॉपी है।
वो पूरा का पूरा मेन में होगा या नहीं होगा ये गलत सवाल है, वो वहाँ तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस काम कर रही है ना। जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो मेन में है, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो कैश में है, जो उसमें भी इंपॉर्टेंट है वो रजिस्टर में होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेमोरी का कंसेप्ट समझ आता है ना, ये उस तरह से काम करता है, ठीक है सर। और अगर हमने उसको मेन डेटाबेस में अपडेट कर दिया देन इट बिकम्स कमिटेड। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तब अपन उसको क्या बोलेंगे? कमिटेड। अब ये तो एक बात हुई, ये तो सब अच्छी बात हुई। क्या जब हम एक्टिव स्टेट में हैं और एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्या एग्जीक्यूशन के दौरान ही गड़बड़ हो सकता है क्या? बताइए। हाँ हो सकता है सर, 110% हो सकता है। तो अगर एग्जीक्यूशन के दौरान ही कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहुंच जाएंगे फेल्ड स्टेट के अंदर, है ना। व्हाट इज़ द आइडिया कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं फेल्ड स्टेट में हूँ, मैं इस बात को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि अब मैं नॉर्मल एग्जीक्यूशन से आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यहाँ से कुछ और करना होगा। तब मैं बोलूँगा मैं कौन से स्टेट में हूँ? फेल्ड स्टेट में। प्लीज़ अंडरस्टैंड। देन फेल से जाना अबॉर्टेड। अब अगेन मुझे बताइए, मेन फॉर्म था जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, उसकी फोटोकॉपी अपन ने निकाली, उसमें कुछ काम किया। अगर उस फोटोकॉपी में कुछ गड़बड़ होता है, इफ देयर समथिंग रॉन्ग विद दैट फोटोकॉपी, तो क्या करना है? अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फोटोकॉपी फाड़ के फेंक देना है। तो 1 रुपये क्या, उसकी क्या कॉस्ट है ना। तो अबॉर्टेड का मतलब है कि जो भी चेंजेस आपने किए वो रोल बैक करना, वो सब डिस्कार्ड करना है। और वो चेंजेस हमने किस पे किए थे? वो चेंजेस हमने कॉपी पे किए थे। बताइए बात समझ आ रही है क्या? जो भी चेंजेस हमने किए थे वो सारे चेंजेस हमको क्या करने हैं? डिस्कार्ड करने हैं। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? यस। तो बहुत सिंपल, बहुत फंडामेंटल आइडिया है सर इन पूरे 5 स्टेट का। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग दोनों चैनल से जो है सब कमेंट करके मुझे बताना, अगर मैं कमिटेड में हूँ और मैं अबॉर्टेड में हूँ, दोनों में से किस केस में विल से कि डेटाबेस इज कंसिस्टेंट? कोई बता सकता है? कंसिस्टेंसी कहाँ पे मिलेगी सर? वेयर वी विल फाइंड कंसिस्टेंसी व्हेन वी आर इन कमिटेड स्टेट और अबॉर्टेड स्टेट? जल्दी से बताओ कमेंट करके। वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करो, मुझे बताओ वेयर वी विल फाइंड कंसिस्टेंसी। क्या बात है? अरे नहीं, अगर इतनी सारी बातें एक बार में आपको समझ आने लगी भाई, मुझे डर लगने लगेगा। दोनों में वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज देखो बस आइडिया ये है, इसको ऐसे समझो, इधर है मेरा डेटाबेस, है ना, और मैं इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन अप्लाई करने वाला था, कुछ चेंजेस करने वाला था, और अगर इसमें मुझे सक्सेस मिल जाती तो मैं पहुंच जाता डेटाबेस स्टेट 1 पे। डेटाबेस भी कंसिस्टेंट है और डेटाबेस स्टेट 1 भी कंसिस्टेंट है, दोनों कंसिस्टेंट है, हाँ के ना। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लूँगा, इफ़ आई कैन डू दैट, तो मैं पहुंच जाऊंगा डेटाबेस 1 पे। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा डेटाबेस पे, लेकिन बीच में थोड़ी छोड़ रहा हूँ, हाँ के ना। तो कमिटेड का मतलब यू आर अपडेटेड इनटू अ न्यू स्टेट, और अबॉर्टेड का मतलब कि आप वापस चले गए बट आपने इसको बीच में नहीं छोड़ा है। तो बताइए ये बात समझ आ रही है कि इसीलिए बहुत सारे जगह पे ना डायग्राम में कुछ लोग ऐसा भी बनाते हैं, दिल से अ न्यू स्टेट कॉल्ड टर्मिनेटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक और स्टेट है टर्मिनेटेड, हाँ, एंड दे आर सेइंग टर्मिनेटेड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इन बोथ द केस इवन दो कंसिस्टेंसी इज अनश्योर्ड। ये बात बताओ फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? तो अगर यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टेट से, एक्सक्यूज मी, इफ समबडी आस्क यू कोई बेसिक क्वेश्चन तो यू आर इन द पोजीशन टू आंसर, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। काम करना पड़ेगा, इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब क्लैरिटी आपको आएगी। अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसी से मिलता जुलता पैटर्न है या शायद सेम बात है, जल्दी से आंसर करके बताना भाई।
वेरी गुड। इसको ऑब्जर्व करो एक बार, जितने भी लोग हैं हर कोई कमेंट करे, मुझे बताए। देखो सर, बातें पेलना आसान है, लेकिन समय निकाल के लगातार 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 कंसिस्टेंटली एक काम फॉलो करना, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो पहले दिन लगता है कि अपन कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है। तो कल जितने आए थे आज उसमें 4% कम आएंगे, कल फर्दर 4 आएंगे कम। अब मुझे पता भी नहीं उनकी गलती है कि नहीं है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप उनमें ना हो, आप उनमें ना हो। सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है सर, बहुत सिंपल बात है। इफ अ ट्रांजैक्शन इज इन विच द स्टेट that we can guarantee the database to be in consistent state, obviously both, either you are aborted or committed, दोनों ही केस में गारंटी है। यस, ठीक है। अच्छा, एक बात आप कल मुझसे पूछ रहे थे, रिमेंबर नोट्स के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोला था ना, जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी आप लोग को हम सपोर्ट करते जाएंगे, एंड इट डिपेंड्स कि कितनी कितनी पावर के साथ, कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कितने कमिटेड आप हो। तो आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना। प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आज ऐसे डायरेक्ट समझाता हूँ, आप ढूंढ पाओ तो ठीक है, वरना कल फिर एकदम स्क्रीनशॉट लेके समझाऊंगा। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, पॉइंट नंबर 1। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद, आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप, आपको क्या करना है, आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी है, संचित जैन। वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उस प्रोफाइल को आपको फॉलो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट करके टैब आपको मिलेगा। कौन सा पोस्ट मिलेगा? इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, ये बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर आपको हर लेक्चर के नोट्स पूरे PDF मिल जाएंगे सर, इन द कम्युनिटी पोस्ट ओनली। यस, तो देयर यू विल आइडेंटिफाई द PDFs। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर नहीं मिले, अभी मैंने डाला नहीं है, अभी मैं डालूंगा, तो आप मेरे को बताना जाके, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। यस, पहले ये चलने दो, आपको अगर अच्छा लगेगा। देखो वो पूछ रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है कि आप और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्या। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा। आप कितनी क्लास देख रहे हैं, आप कितना सेशन लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट लाइक कर रहे हैं, ट्रूली इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अभी बच्चों को समझ आ रहा है, कोई हीरो अगली मूवी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, डिपेंड करेगा ना ये वाली कैसी चली। तो अगर आप अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, सब इसी के लिए सर, तो ऑब्वियसली अगले में भी आपको नज़र आऊँगा, उससे अगले में भी नज़र आऊँगा, उससे अगले में भी नज़र आऊँगा। भाई में है दम, 10 सब्जेक्ट ख़त्म। हाँ, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, इसलिए 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ सर। आई कैन टीच एंटायर कंप्यूटर साइंस, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पॉइंट है कि आप कितना प्यार देते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। यस, तो लाइक देते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लगातार आके देखते रहिएगा, मैं बाकी सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ज़रा 2-3 अंडरस्टैंडिंग आपसे डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए अब एक पड़ाव है, आने वाले 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। 5 मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? हर किसी का ध्यान चाहिए। यार ये बच्चा कई बार लिख चुका, क्या बोल रहे हैं महालक्ष्मी सर, आई फॉलो योर कोर्सेज ऑन कोर्सेज और आई गो कंप्लीट गेट रिकॉर्डेड +1 विच एंड्स ऑन ऑफ 3 विच इज़ मोर बेनिफिशियल। देखिए, आप यहाँ पर चाहे फॉलो कर सकती हैं, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी अ प्लस सब्सक्राइबर, तो वहाँ पे एवरीथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। तो वो आप चाहो तो रिकॉर्डेड कोर्स, बिकॉज इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अगर आप ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर हैं तो यू कैन गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड कोर्स, नॉट एन इशू, सब चीज़ मिलेगी आपको। यस, क्योंकि गेट अभी देखो, हमारी एडवाइस डिपेंड करती है एग्जाम में कितना कम टाइम है। अभी एग्जाम में कम टाइम है, तो आई विल नॉट से कि फिलहाल आप वेट करो पूरे कोर्स के लिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ प्लस सब्सक्राइबर, जस्ट गो एंड यूटिलाइज दैट कोर्स। यस, ओके, वो तो करने से पता लगेगा। हर बच्चा अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होता है। कुछ लोगों को लाइव कोर्स ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, कुछ लोग को रिकॉर्डिंग ज़्यादा सूट कर रही होती है।
तो गो एंड ट्राई इट आउट। ओके, अब ध्यान से देखना यहाँ पे आइडिया क्या है। मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ। आजकल का जो सिनेरियो है, जो डेटाबेसेस हैं उनका साइजेस बढ़ते जा रहे हैं। हर कंपनी बड़े बड़े डेटाबेसेस यूज़ कर रही है। कल मैं आपसे एग्जांपल बोल रहा था, वेदर वो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, रेलवेज़ है, एयरलाइंस हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एवरीबडी इज़ यूजिंग डेटाबेसेस। माई क्वेश्चन टू यू इज़, हमें कॉन्करेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? येस और नो में बताइए। क्या हम चाहते हैं कि एक टाइम पे एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पैरेलल एग्जीक्यूट हों या ना हो? बता सकते हो क्या? हमें कंसिस्टेंसी डेटाबेसेस पे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए सर? प्लीज बताइए। आई एम सॉरी, कॉन्करेंसी। कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली चाहिए, दैट इज वेरी मच। कॉन्करेंसी, डू वी नीड कॉन्करेंसी? क्या एक टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन रन कराना चाहते हैं आप लोग? हाँ के ना? कॉन्करेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए सर? सो कॉन्करेंसी चाहिए, ये बात सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना? डू वी नीड कॉन्करेंसी सर? यस वी नीड कॉन्करेंसी। वाई? बिकॉज सर अगर कॉन्करेंसी होगी, दोबारा समझिए, तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, हर ट्रांजैक्शन का जो वेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? वेटिंग टाइम कम होगा, थ्रूपुट इंक्रीज करेगा, रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, तो सब खुश होंगे। आप क्या चाहते हैं? आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, गूगल या कोई भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, आपका ऑपरेशन स्लो हो। स्लो किसको चाहिए, है ना? तब दोबारा से मैं इस बात को कंक्लूड करा लेना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? बोलोगे सर ये तो फंडामेंटल बात है, अभी क्यों पूछ रहे हो? भाई इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हम कंकरेंसी सपोर्ट करें, मैं बात करूँगा इसके ऊपर, बट ये काम करने के लिए क्या फिर कुछ एडिशनल एफर्ट करना पड़ेगा? एक टाइम पे एक जगह जब एक डेटा पर बहुत सारे लोग काम करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी होने का, डेटा लॉस होने का, करप्ट होने का क्या खतरा बढ़ेगा? बोलो हाँ के ना? हम बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस बात है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉन्करेंसी सपोर्ट ना करूं और सेफ प्ले करूं। हाँ, और सेफ प्ले करूंगा तो मुझे नहीं लगता मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने का डेंजर होगा, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। या फिर दूसरा तरीका है, या फिर दूसरा तरीका कि नहीं, सेफ प्ले करने की बात नहीं है सर, कंसिस्टेंसी तो चाहिए, कॉन्करेंसी तो चाहिए, और कॉन्करेंसी को अब कैसे मैनेज करना उस पर आगे बहस कर लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इफ़ यू वांट समथिंग गुड, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो क्या आप कॉन्करेंसी के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हो? हाँ के ना? या आप बोलोगे नहीं सर, हम स्लो डेटाबेस चला लेंगे, हम पुराने लोग हैं, तसल्ली वाले लोग हैं, एक बार में एक ही प्रोसेस चलाएंगे, या आप वो वाले हो? बताओ, एक बार में एक प्रोसेस चलाओगे या मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल प्रोसेस चलाओगे और रिस्क लोगे प्रॉब्लम का? सो ऑब्वियसली आजकल के जितना डेटाबेसेस हैं वो सब रिस्क ले रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट दे आर मैनेजिंग दोज प्रॉब्लम्स सर। वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि यू नो दे जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्हें बेटर रिस्पॉन्स टाइम मिले, बेटर थ्रूपुट मिले, वेटिंग टाइम कम से कम हो। हाँ के ना? ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है? देखो, मुझे ये आगे टॉपिक कैसे फ्लो कराना है। एक तरीका तो ये है, मैं सीधे आपको ट्रांजैक्शन पढ़ाना शुरू कर दूँ, दिस इज़ वन आइडिया। बट यहाँ पर सही तरीका क्या होगा, पहले हम ये समझें कि सर एक टाइम पे अगर मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रन करने की कोशिश करें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने अगर पहले कभी ये टॉपिक पढ़ा है तो इसमें से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का आपने नाम सुना होगा। डर्टी रीड प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, फैंटम रीड प्रॉब्लम। बताओ सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का नाम सुना होगा। तो पहले क्या करूँगा, आप फ्लो समझिएगा। पहले हम समझेंगे कि कॉन्करेंसी ज़रूरी है, वो तो हमने समझ लिया। अब क्योंकि कॉन्करेंसी ज़रूरी है, ये बात हमें समझ आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, गौर करिए।
अब हम पहले उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे जो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन रन करने से होंगी। जब प्रॉब्लम समझ आएगा तब आप अच्छे से सॉल्यूशन समझ पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, है ना। बिना प्रॉब्लम के मैं आपको सॉल्यूशन समझाने लगूँ, हाँ, बिना बीमारी के दवाई खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यू नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले प्रॉब्लम समझेंगे सर, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको समझ आएगा। ये बात समझ आ रही है तो जल्दी से वाई 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 कमेंट करके बता दो ये स्टोरी समझ रहे हो क्या। मैंने पहले बोला था अगले 5 मिनट इंपॉर्टेंट है, मेंटली एक्टिव रह के मेरी बात सुनना। हाँ, ये बात समझ आ रही है क्या कि पहले कंकरेंसी चाहिए, बट कंकरेंसी लाने की कोशिश करेंगे देन ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, कंकरेंसी की वजह से प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को मैनेज करना पड़ेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, तो पहले प्रॉब्लम समझेंगे फिर इसका मैनेजमेंट समझेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विनय, आयुष, अरुण, प्रिंस, सिद्धांत, तमिल एंड तमाल, अंशी, लक्ष्मी, टेक्निकल नॉलेज, रोहित, एजुकेशन, कृष्ण, ज्योति, थैंक यू शिवानी। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉब्लम जिसे जाना जाता है डेटाबेस में किस नाम से, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम या फिर राइट प्रॉब्लम। प्लीज़ अंडरस्टैंड, फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हम जानते हैं किस नाम से, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम या राइट प्रॉब्लम। मैंने पूरा सिनेरियो पहले से बना के रखने की कोशिश की है। क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आइडिया, ध्यान से सुनिए, समझिए। आई होप पूरी बात आप समझ आओगे। और डेटाबेस बेटा इस गहराई में पहले कभी समझा नहीं होगा। कोई भी चीज़ पढ़ने में मुश्किल सिर्फ तब तक लगती है जब तक वो समझ नहीं आती। जो समझ नहीं आता उससे डर लगता है। एक बार समझ जाओगे पूरी कहानी सेट हो जाएगी। यस, लेट मी स्टार्ट सर, विद योर परमिशन लेट मी स्टार्ट द आइडिया क्या, ध्यान से देखिए। आइडिया ये है, लुक एट दिस सिनेरियो नाउ। आइडिया क्या है सर, आइडिया ये है कि मान लीजिए हमारी क्लास 11 o'clock थी ना, एट टाइम 11 ट्रांजैक्शन T1 ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एट टाइम 11 ट्रांजैक्शन T1 ने रीड करना स्टार्ट किया और उसके बाद जिस डेटा को उसने रीड किया उसी पे उसने राइट किया। मान लेते हैं कि कोई डेटा वैल्यू था A जिसका ओरिजिनल वैल्यू था 10 और उसने उसको राइट करके लिख दिया 11। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। लेट मी से 11:01 पे उसने उसको अपडेट कर दिया। देन नाउ लुक एट दिस ट्रांजैक्शन T2। ट्रांजैक्शन T2 यहाँ पर आया और ध्यान से देखिए, ये एक बड़े खास किस्म का राइट है। ट्रांजैक्शन T2 वैल्यू को रीड किए बिना राइट कर रहा है। प्लीज़ लुक एट दिस, इस बात पे गौर करिएगा। प्लीज़ लुक इनटू दिस, ये बिना रीड करे राइट कर रहा है। कोई बता सकते हैं इस राइट का क्या नाम है? जल्दी से मुझे बताओ। अगर कोई ट्रांजैक्शन बिना रीड करे राइट करे सर, उस राइट को क्या बोलते हैं, बोलो? हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे बता पा रहे हैं दिस काइंड ऑफ राइट इज नोन एज ब्लाइंड राइट। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लाइंड राइट। करेक्ट करेक्ट। तो अब ये आया और ब्लाइंड राइट मतलब इसने रीड ही नहीं किया। मान लो ये सोच के आया था 11:02 पे कि मेरे को ब्लाइंड राइट करना है और लेट मी से इसने इसको 20 लिख दिया। इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा पहले क्या वैल्यू थी बाद में क्या थी, इज़न्ट इट? ये तो अपने मन में सोच के आया था कि मेरे को 20 लिख के जाना है। इसने कमिट किया। अब ये जो सारा चेंज था जो मैंने आपको समझाया, ये तो लोकल बफर में चल रहा था, हाँ के ना? जैसे ही T2 ने कमिट किया, डेटाबेस में, मेन डेटाबेस में अब एक ही वैल्यू अपडेट होके 20 हो जाएगी क्या? बताइए। हाँ, तो ट्रांजैक्शन T1 को इस कहानी का पता ही नहीं है। ट्रांजैक्शन T1 को कहानी का नहीं पता,
उसने तो बेचारे ने वैल्यू को 10 से 11 पहुंचाया था, उसके बाद कोई आया, उस वैल्यू को उसने अपडेट किया, उस वैल्यू को उसने 20 किया और कमिट करके चला गया। कमिट किया यानी कि डेटाबेस भी अपडेट कर दिया। अब यहाँ देखिए, जब ये भाई साहब कमिट करेंगे तो ये एक्चुअली 20 को दोबारा अपडेट करके 20 ही लिख रहे होंगे। बताओ हाँ कि ना? जब ट्रांजैक्शन T1 कमिट करेगा सर, तो वो भी 20 को अपडेट करके 20 ही लिख रहा होगा। लेकिन T1 को लगेगा क्या? बोलो, T1 को लगेगा कि वो शायद 11 अपडेट कर रहा है। ये बात समझ आती है क्या? बोलो, T1 को लगेगा कि शायद वो 11 अपडेट कर रहा है, बट इन रियलिटी वो 20 अपडेट कर रहा है। नाउ दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सर लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। सुनो, पूरी कहानी सोचो। नाउ दिस प्रॉब्लम इज नोन एज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम सर, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुआ? ये एक काम जो T1 ने किया था, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन आता है और उसको अपडेट करके चला जाता है। बताओ सही बात है ना? एक ट्रांजैक्शन आता है, उसको अपडेट करके चला जाता है। हाँ, और इस अंडरस्टैंडिंग का, इस बात का किसको नहीं पता सर? इस बात का T2 को नहीं पता है। ये पूरी कहानी, ये पूरा ऑब्जर्वेशन देखिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? वेरी गुड। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सर हम क्या बोलते हैं? बताओ, इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। व्हाट वी कॉल इट? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका नाम राइट कन्फ्लिक्ट क्यों है? समझ आ रहा है? वाई वी आर कॉलिंग दिस प्रॉब्लम एज राइट कन्फ्लिक्ट? हाँ, तो इसका नाम राइट कन्फ्लिक्ट इसलिए है सर, इसका नाम राइट कन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि T1 ने जो राइट किया उसको अपडेट कर दिया, उसको कन्फ्लिक्ट कर दिया T2 ने। अच्छा, मज़े की बात क्या, प्रॉब्लम क्यों है? T1 को इस बात का नहीं पता, इवन T2 को भी इसका बात का नहीं पता कि सिस्टम में कोई और भी है। हमने तो सबको एक प्रॉपर्टी समझाया, बताओ कौन सा? हमने सबको एक प्रॉपर्टी समझाया है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आइसोलेशन। तो हर किसी ट्रांजैक्शन को ये पता है दैट इट इज़ द ओनली वन एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। बताओ हाँ के ना? हर किसी ट्रांजैक्शन को ये पता है इट इज़ द ओनली वन एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। बट फैक्ट क्या है सर? फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि यहाँ पे मल्टीपल लोग थे और ये प्रॉब्लम हो गया। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम या राइट कन्फ्लिक्ट क्या है? कंक्लूड कर दूँ इस बात को, ये एक बड़ी वैलिड प्रॉब्लम है। जब एक ट्रांजैक्शन काम कर रहा हो, साधारण भाषा में बोल दूँ तो एक ट्रांजैक्शन काम कर रहा हो, उसके बदले में उसी समय कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आए, वहाँ पर काम करे, कमिट करके चला जाए और आपको पता ही ना लगे और आप उसकी वैल्यू को अपडेट करने लगो। दिस काइंड ऑफ एन सिनेरियो इज कॉल्ड लॉस्ट अपडेट। क्या ये बात क्लियर है क्या सभी को? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। पक्की बात? थैंक यू सर। ओके, अगला सिनेरियो देखिए, डर्टी रीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कई लोगों ने ये शब्द पहले सुना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। तो मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट, चाहूँगा आप अपने हिसाब से एक बार ये सिनेरियो देखो। मैंने डेफिनेशन लिखा भी है सर, मैंने पूरी बात लिखी है, इसको देखो, इसको ऑब्ज़र्व करो और आप मुझे बताओ आपको समझ आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है और फिर उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पूरी कहानी ऑब्ज़र्व करिए और मुझे बताइए।
डर्टी रीड का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर मैंने बना के रखने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ पूरा अंडरस्टैंडिंग एक बार आप देखो, ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कुछ समझ आता है क्या। अपना नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? मिश्रा जी कह रहे हैं, मिश्रा जी पूरी लाइव शेयर करके रख दी भाई। दिन में 6-6 7-7 घंटे आप लोगों के साथ लाइव बैठे हुए हैं। आपको कोई सवाल भी है वो भी पूछिए, ये डिस्कशन उसी के लिए है। आपको अगर कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इट हियर ओनली, नॉट एन इशू। हाँ, उसके अलावा मैंने बताया व्हाट यू कैन डू, आप अनअकैडमी ऐप में जाओ और वहाँ पर सर्च माई प्रोफाइल, फॉलो इट, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन देयर, आई विल रिप्लाई। उधर आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए यहाँ देखिए, अब ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिएगा सिनेरियो क्या है। 2 ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन ने रीड किया, अगेन मान लेता हूँ, वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओरिजिनल वैल्यूज ने रीड किया 10, यस। उसके बाद देयर सम अदर ट्रांजैक्शन, उसने राइट किया और मान लेते कि उसने राइट करके लिखा 11, है ना। अब फिर आया एक ट्रांजैक्शन और, इसका नाम है T2 और T2 रीड कर रहा है। मुझे बताइए, अब जब T2 रीड करेगा, सर क्या रीड करेगा, कोई बता सकता है क्या? जब T2 रीड करेगा, T2 क्या रीड करेगा? फिलहाल क्योंकि सब लोकल बफर से काम चल रहा है तो T2 फिलहाल रीड करेगा 11 और 11 करके कमिट करके चला जाएगा। 11 रीड किया, कमिट किया, चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि बाद में देयर समथिंग रॉन्ग विद T1 और T1 ने डिसाइड किया कि वो अबॉर्ट करेगा, वो रोल बैक करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है ना, T1 तो भी एक्टिव स्टेट में था, वो रोल बैक करके कमिट कर रहा है। अब जैसे ही उसने डिसीजन लिया कि वो रोल बैक करके कमिट करेगा, सर गौर करिए, T2 बेचारा कन्फ्यूज़न में है। क्यों? क्योंकि कायदे से, ध्यान से सोचो, वो एक ऐसी वैल्यू रीड करके जा चुका है जो भी सिस्टम में है ही नहीं। हाँ के ना? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? ये मेरा ओरिजिनल एग्जाम्पल है, कोई और आपको अगर ये एग्जाम्पल देता मिले तो समझ जाना उसने किसकी क्लास देखी होगी। तो आइडिया ये है सर कि आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, है ना। अब एग्ज़ाम में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो खुद से अपना आंसर लिखते हैं, एक जो चीटिंग करते हैं। हाँ, तो ये भाई साहब, इन्होंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, खुद से लिखा, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी दूसरे का आंसर पढ़ लिया और कमेंट करके कॉपी जमा करके चले गए। अब कुछ समय के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने खुद से वो आंसर लिखा था उसको याद आया बाद में, ओ शिट यार, ये तो मैंने एक मिस्टेक कर दी, देयर वाज अ सिली मिस्टेक, 2 + 3 को 4 लिख दिया है तो 5 है, और वो तो अपना डेटा अपडेट कर लो और आपको पता न लगे क्योंकि आप तो कमिट कर चुके हो। क्या कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक किया जा सकता है क्या? नहीं। मुझे बताइए, तो क्या ये एक वैलिड इनकंसिस्टेंट सिनेरियो है? अब इसे आसान शब्दों में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? एक ट्रांजैक्शन अगर किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड करे, यही एग्जाम्पल वायरल है ना, बस समझ जाना आपके भाई का है ये, जो ये एग्जाम्पल देता आपको मिल जाए आपके कॉलेज में यूट्यूब पर, समझ जाना कहाँ से उसने बात देखी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, नाउ दिस इज़ एन आइडिया इज़ कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड करता है तो क्या ये खतरनाक बात है? जी हाँ, क्योंकि रिस्क इसमें ये है, अगर आप किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड करके कमिट कर जाते हैं, ये कोई परमानेंट वैल्यू है क्या? नहीं, ये तो चेंज हो सकता है, ये परमानेंट वैल्यू नहीं है सर। और अगर ये चेंज हुआ, ये चला गया, तो बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। बताइए, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर ये चेंज हुआ सर तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हाँ के ना? ठीक है, ये जो खास किस्म का रीड है, इस रीड का नाम ही है दोस्त डर्टी रीड। ये जो खास किस्म का रीड है, इस रीड का नाम है डर्टी रीड। व्हाट इज डर्टी रीड? अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी की अनकमिटेड वैल्यू पढ़ता है, उस रीड को डर्टी रीड कहते हैं।
अनकमिटेड वैल्यू पढ़ने का कि नहीं पढ़ने का। एक और बात, अगर आप डर्टी रीड करेंगे तो क्या गारंटी है प्रॉब्लम हो जाएगा? बताइए, वंस यू डू अनकमिटेड रीड, इज इट गारंटी के प्रॉब्लम होगा? नहीं, गारंटी नहीं है, बट देर आर चांसेस ऑफ यू नो, देयर इज चांसेस कि आप अनकमिटेड स्टेट में जा सकते हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे होगा, बट प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऐसा ना करें। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? देन इन दैट केस इट इज एडवाइजेबल कि ऐसा ना करें। तो डर्टी रीड करना है या इसको अवॉइड करना है? डर्टी रीड को अवॉइड करना है सर। ये बात सबको समझ आ रही है क्या? यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको भी छोड़ दीजिए, पहले बात पूरी कर लेता हूँ। एक और आइडिया, इट्स कॉल्ड अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ये जितनी भी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारी प्रॉब्लम बाय नेम एग्जाम में पूछ सकता है, वेदर इट इज गेट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, बाय नेम डायरेक्ट। सो बहुत ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करना है। यस, अब अगली बात पे गौर करिए। ये क्या सिनेरियो है? इट्स कॉल्ड अनरिपीटेबल रीड। अब मुझे बताओ, हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, बिकॉज एवरीबडी इज फॉलोइंग आइसोलेशन, हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से सिस्टम में वो एक है या एक से ज़्यादा लोग हैं अकॉर्डिंग टू एवरी ट्रांजैक्शन। तो ये हमें पता है कि सिस्टम में एक से ज़्यादा लोग हैं, बट अगर आप ट्रांजैक्शन से पूछेंगे तो एवरी ट्रांजैक्शन विल से कि वो सिस्टम में अकेला है। बताओ हाँ के ना? हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से इट इज द ओनली वन एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो लाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए एक वैल्यू है 100, ए का वैल्यू है 10 मान लेते हैं, उसने 10 रीड किया इज इक्वल्स टू 10। कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आया इन बिटवीन, उसने रीड किया, उसने इस वैल्यू को अपडेट करके 11 कर दिया, और 10 मिनट के बाद T1 दोबारा आता है और रीड करता है, और उसको क्या यहाँ मिलता है? 11। अब बताओ, T1 तो पगला नहीं जाएगा? बताओ T1 को क्या लगेगा? बोलो, व्हाट T1 विल थिंक अबाउट दिस सिनेरियो? सर, थोड़ी देर पहले वैल्यू 10 था और अभी ये चेंज हो गया 11 हो गया। इज इट पॉसिबल? T1 डर जाएगा। T1 को लगेगा अगर सिस्टम में मैं अकेला ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या ड्रामा हो रहा है भाई? ये तो ऐसा ही है कि घर में आप अकेले हैं और रात को आपका मन हुआ मैगी खाने का, ये भी मेरा ही एग्जाम्पल है। आपका मन हुआ मैगी खाने का, आपने एक पैन में मैगी बनना रखा, अभी 2 मिनट कंपनी बोलती है, मान लेते हैं 5-7 मिनट लगेगा, और आपने सोचा कि चलो इतने यूट्यूब पे वीडियो एकदम सेट वेट कर लेता हूँ, पंखा कूलर एसी जो है वो चला वला के एकदम माहौल बना लेते हैं, फिर एंजॉय किया जाएगा। जो भी टीवी सीरीज आप देख रहे हैं सब कुछ सेट कर लेंगे। 5 मिनट के बाद आप वापस आए, आप पैन खोलते और देखते उसमें तो राजमा चावल है, साउंड नहीं आने लगे। आप जिसमें 1 मिनट पहले मैगी रख के गए और घर में आप अकेले। अब बताओ, रात का समय, टीवी सीरीज भी थोड़ी भूतिया टाइप ही मान लो, अब क्या करोगे? बोलो। तो जैसा आपको लगेगा दोस्त, वैसा ही इस ट्रांजैक्शन को इस समय लग रहा है। बताइए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जैसा आपको लगेगा वैसा ही इस ट्रांजैक्शन के इधर लग रहा है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम का नाम क्या है? अनरिपीटेबल रीड। ट्रांजैक्शन T1 अपना रीड ऑपरेशन रिपीट कर पा रहा है कि नहीं? अनरिपीटेबल रीड, ट्रांजैक्शन T1 अपना रीड ऑपरेशन रिपीट नहीं कर पा रहा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बताइए, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो बोलो वेरी गुड। ठीक है, तो सर ये कहानियां ही हैं, टॉपिक तो भूल जाओगे आप बाद में। ये कहानियां ही हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी। यस, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक लास्ट सिनेरियो और देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दे रहा, सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं। बात क्या है, गौर करिए। T1 T2 2 ट्रांजैक्शन है। पहला आया, उसने रीड किया, मान लीजिए ए का वैल्यू रीड किया, वैल्यू क्या 10। ये नेक्स्ट लेवल खेल रहा है भाई। इसने क्या किया? इसने इंस्टेंस चेंज किया कि स्कीमा, इसने वैल्यू नहीं बदली, इसने उठा के वेरिएबल ही डिलीट कर दिया। प्रो लेवल है, अल्ट्रा प्रो लेवल है ये।
इसने वेरिएबल डिलीट कर दिया। अब जब T1 दोबारा आएगा और रीड करेगा, इस बार क्या बोलेगा, वैल्यू चेंज है कि वेरिएबल ही नहीं है। सिस्टम बोलेगा ए नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या सिनेरियो है कि आपने मैगी बनना रखा और 5 मिनट के लिए आप गए, जब आप वापस आए तो ना वहाँ पे मैगी थी, ना वहाँ पे गैस थी, ना वहाँ पे सिलेंडर था, पूरी रसोई खाली थी। इसका मतलब भूत नहीं है भाई, चोरी हो गई है। बताओ, ये बात समझ आ रही है क्या। यहाँ पे वैल्यू नहीं चेंज हो रही, यहाँ पर तो वेरिएबल ही गायब हो गया। नाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फैंटम रीड। या हो सकता है अगर सिर्फ मैगी नहीं मिली, इसका मतलब भूत नहीं है, आपका कोई बड़ा छोटा भाई बहन है जिसने मौके पे चौका मारा, आप गए 2 मिनट के लिए सिस्टम सेट करने, माहौल बनाने, और इतनी देर में बीच में मैगी पे लिया, हो गया काम। So this is also a valid idea and this is called phantom read। हाँ, तो मुझे बताइए, ये जो स्टोरी के माध्यम से 4 अलग अलग प्रॉब्लम मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या। मैगी तो चोरी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। डर्टी रीड, किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू पढ़ना, पेपर में चीटिंग करना इज डर्टी रीड। स्टोरी याद रखना, किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड करना, पेपर में चीटिंग करना इज डर्टी रीड। अनरिपीटेबल रीड, किसी ट्रांजैक्शन ने कोई वैल्यू रीड की, उसको बताए बिना बीच में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आया, उस वैल्यू को चेंज करके चला गया आपको बताए बिना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिपीटेबल। अब आप उसी रीड को नहीं अपडेट कर पा रहे। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, जो पहला प्रॉब्लम आपको बताया, आप कुछ काम कर रहे थे, कोई ट्रांजैक्शन बीच में आया, आपको बिना परमिशन के चेंज करके चला गया, काइंड ऑफ विद अ डर्टी राइट इशू, लॉस्ट अपडेट। एंड फैंटम रीड, आपने कुछ रीड किया, कोई और ट्रांजैक्शन आया, वेरिएबल ही डिलीट करके चला गया। अब आप सोच रहे कि मैं रीड ऑपरेशन रिपीट क्यों नहीं कर पा रहा। दिस काइंड ऑफ आइडिया, दिस इज फैंटम रीड। हाँ, याद रखेंगे क्या, इसको भूलेंगे तो नहीं। तो नाउ लेट मी कम बैक टू माई ओल्डर पॉइंट। मैं दोबारा पुराने वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ और अब आपसे फिर से परमिशन लेके एक बात पूछ रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया नाउ कि अगर ये हुआ क्यों प्रॉब्लम, इंडिविजुअली क्या ये सारे ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअली इन सब में कोई गलत नहीं है। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते इस ट्रांजैक्शन ने ऐसा क्यों किया, ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली सही है, लेकिन प्रॉब्लम है कॉन्करेंसी। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक टाइम पे इस तरह का काम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो कॉन्करेंसी आसान नहीं है सर, कॉन्करेंसी को मैनेज करना, कॉन्करेंसी करने से प्रॉब्लम होती है। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है क्या। हाँ सर बताइए, कॉन्करेंसी से क्या प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आगे चलूँ, फिर एक नए अध्याय की शुरुआत करूँगा। अगर यहाँ तक का डिस्कशन सर टेंशन मत लो, लॉक लगाएंगे या क्या लगाएंगे या इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे अभी। ठीक है, अब आपको एक आइडिया समझाता हूँ। सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम का फंडामेंटल सॉल्यूशन है शेड्यूल। नाउ व्हाट इज शेड्यूल, प्लीज अंडरस्टैंड शेड्यूल क्या होता है। आइडिया ये है सर, आइडिया ये है कि मुकाबलन इसके कि हम एक एक ट्रांजैक्शन को एक साथ स्टडी करें। हमें ये समझ आ ही रहा है कि भाई देखो पैरेलली तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कॉन्करेंसी तो हो रही है, तो क्या हमें एक एक ट्रांजैक्शन को एक एक करके स्टडी करना है या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक साथ स्टडी करना पड़ेगा। मैं तो सीधी सच्ची बात साधारण भाषा में कहने वाला आदमी हूँ, मुझे बताओ
किताबों में इतना घुमा फिरा के लिख देते, बच्चा परेशान, बात छोटी सी पता नहीं कहाँ कहाँ तक की बोल दी। मैं साधारण बात डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दरअसल क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग अलग तो होने नहीं है, कॉन्करेंसी विल बी देयर, तो क्या विद योर परमिशन पूछ रहा हूँ, क्या हमें एक एक करके ये काम करने की ज़रूरत है या हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ स्टडी करने हैं ना? तो जैसे हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को बंडल अप करके ट्रांजैक्शन बोला था, अभी हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके शेड्यूल बोलेंगे। ये बात क्लियर है क्या? जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा था, उसी तरह अब मैं शेड्यूल बोलूँगा। जैसे ये देखिए, इस पूरे को अब मैं बोलूँगा दिस इज कॉल्ड शेड्यूल एस, जहाँ पर 2 पार्टिसिपेटिंग आइडिया है। हालांकि इसमें मैंने जानबूझ के, आप गौर करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखा है। वाई? इसलिए इसका नाम रखा सीरियल शेड्यूल। यहाँ पे प्रैक्टिकल शेड्यूल भी हो सकते हैं ना, सीरियल नॉन सीरियल। यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है? गौर करके बताइए। हाँ सर, यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है? हाँ, एक बार में एक ही हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहा हूँ। तो आई विल से व्हेन ओनली वन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स एट अ टाइम एंड द अदर ट्रांजैक्शन ओनली स्टार्ट्स व्हेन वन ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स, देन दिस काइंड ऑफ शेड्यूल इज नोन एज सीरियल शेड्यूल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या आपको समझाऊंगा विद टाइम। इसका नाम ज़रूर मैं शेड्यूल बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्टडी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टुगेदर, बट दिस काइंड ऑफ शेड्यूल विल बी नोन एज सीरियल शेड्यूल। असली कॉन्करेंसी क्या होगी सर? ये होगी। अब मुझे बताइए, यहाँ पर नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल शेड्यूल या नॉन सीरियल शेड्यूल। बताइए ये सीरियल है कि नॉन सीरियल है? तो यहाँ पर गौर से देखिए, हम एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहे सर, वी आर नॉट कंप्लीटिंग वन ट्रांजैक्शन, बट पहले थोड़ा सा T1 T2 को रन कर लिया, देन वी गो टू T3, देन विल गो बैक टू T2, देन अगेन वी गो टू T3 लाइक दिस। अगर इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे आप? नाउ दिस इज नॉन सीरियल आइडिया। अब बताइए, दोनों बातें एक साथ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? मैं बस थोड़ा सा सिंबॉलिक चेंज में सपोर्ट चाह रहा हूँ आपसे। चेंज क्या है? पहले हम एक बार में एक ट्रांजैक्शन स्टडी कर रहे थे, अभी विल बी स्टडिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टुगेदर, एंड व्हेन वी आर स्टडिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टुगेदर वी विल बी कॉलिंग देम शेड्यूल। जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पैरेलली रन कर रहे होंगे तो उनको हम शेड्यूल कह के बुला रहे होंगे। सेकेंडली, 2 आइडिया है, सीरियल और नॉन सीरियल। यस, सीरियल में जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम दूसरा शुरू करेंगे। नॉन सीरियल में इस तरह का, देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकता है और एक को कंप्लीट किए बिना दूसरे को हम शुरू कर पा रहे हैं। ये आइडिया समझ रहे हैं क्या? बताइए। फैंटम राइड नहीं हो सकता, नहीं फैंटम मतलब हो सकता है। एक और बात, सिद्धांत, मैंने जितनी प्रॉब्लम आपको बताई, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको याद दिलाई। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ। अब इधर से बाहर निकालता हूँ और चलो, लेट मी डायरेक्टली टेक यू सम आइडिया। पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे समझो आप, लुक एट दिस थिंग नाउ। चलो पहले मैं पूरी स्टोरी ना खुद से आपको समझाता हूँ, फिर आप समझिएगा। एक तरफ है सीरियल, और अब ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से नोट दिला रहा हूँ, आने वाला 15 मिनट का जो डिस्कशन है, नेक्स्ट 15 मिनट्स, दे आर गोइंग टू बी डैम इम्पॉर्टेंट। जिसने ध्यान दिया उसके 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर, मतलब टोटल 2 नंबर नहीं आएंगे, इस टॉपिक से 2 नंबर आएंगे, बिकॉज 10 में से 9 बार
10 में से 9 बार क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया क्या आप गौर करिए। देखिए, एक है सीरियल शेड्यूल, एक है नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल नाम के लिए ही शेड्यूल है, बट वहाँ पर क्या एक्चुअली एक बार में एक ही शेड्यूल रन हो रहा होता है, हाँ कि ना? जल्दी से बताओ कमेंट करके। सीरियल जो है वो नाम के लिए ही सीरियल है, बट दरअसल मतलब नाम के लिए ही शेड्यूल है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली तो एक बार में एक ही रन हो रहा होता है और जब एक ख़त्म हो जाता है तब दूसरा चालू होता है। यस और नो बताइए कमेंट करके जल्दी से। यस, फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? वेरी गुड। लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा किस में है? अब ध्यान से समझिएगा, मज़ा किस में? मज़ा है नॉन सीरियल में, क्योंकि जब तक एक्चुअल कॉन्करेंसी नहीं होगी, थोड़ा इसको रन किया फिर किसी और को किया फिर किसी और को किया, तभी तो सब ट्रांजैक्शन जल्दी से रन होंगे। हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? अब ये बताइए, हमारे लिए बेनिफिशियल सीरियल है कि नॉन सीरियल है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, मुझे पता लगे एक बात समझ आ रही। कम ऑन, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, सीरियल के नॉन सीरियल? सीरियल के नॉन सीरियल? प्लीज टेल मी, जल्दी कमेंट करो और बोलो हमारे लिए बेनिफिशियल नॉन सीरियल। अरे भाई मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, ये सारी लड़ाई की किसके लिए की जा रही है? ये सारी लड़ाई हम इसीलिए कर रहे हैं, ये सारी लड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को कॉन्करेंसी मांगता है बॉस। अगर कॉन्करेंसी नहीं चाहिए था तो फिर पहले वाला सिस्टम क्या बुरा था? फिर तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की जा चुकी है। हमें हमें लेस रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, बेटर थ्रूपुट चाहिए, बेटर एफिशिएंसी चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन चाहिए, लेस वेटिंग टाइम चाहिए। ये सब पॉसिबल सिर्फ तभी तो होगा ना। ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल और आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। कब पॉसिबल है बताओ? ये पॉसिबल सिर्फ तब होगा जबकि नॉन सीरियल शेड्यूल हो, हाँ के ना? ठीक है, अब आपको डिफरेंट बात याद दिलाता हूं। सीरियल हमारे काम का नहीं, बट अगर मैं एक बात आपको बोलूं डायरेक्ट, मुझे लगता है मुझे प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं। कैन आई से इफ अ शेड्यूल इज सीरियल देन इट विल गारंटी कंसिस्टेंसी? यस और नो? बताओ जरा, कमेंट करके बताना है बात। अगर कोई शेड्यूल सीरियल है, इफ अ शेड्यूल इज सीरियल देन इट विल गारंटी कंसिस्टेंसी। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? कमेंट करके बता दीजिए, मान जाऊंगा। अगर कोई शेड्यूल सीरियल है वो कंसिस्टेंसी गारंटी करेगा, बोलो हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ करेगा। तो अब ध्यान से देखना, ये मेरा पूरा ट्रिक क्या है। पूरा ट्रिक ये है कि मुझे शेड्यूल तो चाहिए नॉन सीरियल, जो मुझे एफिशिएंसी दे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन दे, बेटर थ्रूपुट दे। लेकिन कंसिस्टेंसी की टर्म्स में कौन बेटर काम करता है? सीरियल। हाँ, नाउ विद योर परमिशन अगर मैं कुछ ऐसा करूं, somehow if I convert a non serial schedule into a serial schedule, तो क्या मैं इस नॉन सीरियल शेड्यूल की कंसिस्टेंसी गारंटी कर पाऊंगा क्या? ट्रिक समझिएगा। आधे लोग फिर वही रट्टू तोता बन के बैठते हैं, रट्टू तोता बन के, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट आइडिया बिहाइंड इट। हाँ, तो मैं नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट करूंगा, जिससे मैं ये साबित, क्योंकि ये नॉन सीरियल सीरियल में कन्वर्ट हो सकता है और सीरियल कंसिस्टेंट है, तो ये नॉन सीरियल शेड्यूल भी कंसिस्टेंट होगा। बताओ बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि वो नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट है, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं, वो एफिशिएंट है, मैं उसको सीरियल में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, सीरियल कंसिस्टेंट है, तो अब ये नॉन सीरियल भी कंसिस्टेंट है। हाँ के ना? फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके थ्रू ये काम कर पा रहे हैं। जल्दी से वाई कमेंट करके बता दो कि बात समझ आ रही है कि अगर आई तो फिर मैं अगले लेवल पे लेके जाता हूँ आपको।
मैं इसको रटा नहीं रहा आइडिया को, मैं इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है सर वो पहले समझाना चाह रहा हूं। इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, आई वांट टू क्लियर दैट मैथ्स फर्स्ट। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब समझो हम ये करेंगे कैसे। हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करेंगे। यहां देखिए, जैसे लुक एट दिस एग्जांपल। यहां पर मैंने क्या किया, ये दो इंस्ट्रक्शन में ऊपर ले गया, ये दो इंस्ट्रक्शन में नीचे ले आया, और बाकी ये तो अपने अपने जगह पे फिक्स्ड है। ध्यान से देखिए, मैं इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे स्वैप करके नॉन सीरियल को सीरियल बनाना चाहता हूं। ये बात समझ आ रही है क्या? जल्दी से बताइए। मैं एक चमत्कार करूंगा कैसे, मैं नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट करूंगा बाय स्वैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब गौर करने वाली बात क्या है, हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्वैप कर देंगे क्या सर? नहीं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्वैप नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शन को स्वैप करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करने के लिए क्या होना चाहिए? वो आपस में कन्फ्लिक्ट ना करें। उदाहरण के लिए देखो ना यार, ये ए पे काम कर रहा है, ये बी पे काम कर रहा है, इनको कोई झगड़ा है क्या? आपको नहीं लगता कि झगड़ा तब होता जब ये सेम डेटा वैल्यू पर काम करते? बोलो हाँ के ना? इफ somebody is working on A and another one is working on B, क्या स्वैप हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तो अब मैं पहले ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि स्वैप कब नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ अलग अलग केसेस बना के रखे हैं सर, पूरा होमवर्क करके लाया हूं। ये 10 सालों की तपस्या है कि टॉपिक का फ्लो कैसे होना चाहिए, बात कैसे समझ आएगी, फॉलो करेंगे आनंद आ जाएगा आपको। गौर चाहता हूं, आपका ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, दो ट्रांजैक्शन है, पहले केस पे ध्यान चाहता हूं, और देखिए दोनों के दोनों रीड ऑपरेशन है और डिफरेंट डेटा पे हैं। अब अगर दोनों रीड हैं और डिफरेंट डेटा पे हैं, मैं पहले T1 से A को रीड कराऊं फिर T2 से B को, या पहले T2 से B को कराऊं फिर T1 से A को, कोई प्रॉब्लम है क्या? जस्ट मुझे अब यस और नो में बताइएगा, क्या ये स्वैपिंग हो सकती है? क्या माइक प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ऑडियो नहीं आ रहा क्या क्लियर? बाकी लोग को हेलो, मेरे ख्याल से तो सही आना चाहिए। रिफ्रेश कर लो भाई, एक बार रिफ्रेश कर लो, मेरे को ये बता दो जल्दी से, क्या इनको स्वैप कर सकते हैं? क्या इनको स्वैप कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, नॉट एन इशू। यस, ठीक है। यहां देखो, यहां पर एक इंस्ट्रक्शन राइट है लेकिन दूसरे इंस्ट्रक्शन रीड है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेटा सेट अभी भी डिफरेंट है। हियर T1 इज वर्किंग ऑन A एंड T2 इज वर्किंग ऑन B, क्या तब भी स्वैप कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। तो एक काम करूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं स्वैप कब नहीं कर सकता। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कब स्वैप नहीं कर सकता। तो ध्यान से समझिएगा, आइडिया ये है, पहली बात तो मैं स्वैप तब नहीं कर पाऊंगा जब दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेटा पे काम करें। बोलो हाँ के ना? दे मस्ट बी ऑपरेटिंग ऑन सेम डेटा वैल्यू, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट इज एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी अ राइट इंस्ट्रक्शन। जैसे यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, ये दोनों ही A पर काम कर रहे हैं बट दोनों रीड है, तब भी इशू नहीं है। यहां पर इशू है, गौर करो। क्या ये स्वैपिंग कर सकते हैं? अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की आपसे बात करूं तो यहां पर ट्रांजैक्शन T1 वो वैल्यू रीड करेगा जो डेटाबेस में होगी, क्योंकि पहले रीड कर रहा है, फिर T2 राइट करेगा। अगर मैंने इनको स्वैप कर दिया तो क्या होगा? बोलो, इनको स्वैप किया तो क्या होगा? उस केस में ट्रांजैक्शन T2 पहले राइट करेगा, तो अब T1 वो रीड करेगा जो T2 ने राइट किया है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सो मैं इसको ऐसे बोल देता हूं,
दो इंस्ट्रक्शन को अगर मैं स्वैप नहीं कर सकता तो मैं उनको बोलूँगा कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। मुंह से बोलो, क्या बोलूँगा? कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं दो इंस्ट्रक्शन को स्वैप नहीं कर सकता तो मैं उनको बोलूँगा कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, दो इंस्ट्रक्शन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी कब? तीन कंडीशन है। इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, if they belong to different transaction, they operate on same data value and at least one of them is a write operation। तीन बातें ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहला, they must belong to different, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन की दो इंस्ट्रक्शन थोड़ी आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगी। Two instructions are said to be conflicting with each other if they operate on if they belong to same transaction, sorry, different transaction, then they must be working with same data value and at least one of them is a write operation। हाँ, अब मैं पहली वाली डेफिनेशन दोबारा सुधार लूँ थोड़ी सी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं ऐसा बोलूँगा और क्लैरिटी के साथ, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट अ नॉन सीरियल शेड्यूल इनटू अ सीरियल वन। मैं एक नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। और अब और क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, बाय स्वैपिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस और नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑब्वियसली कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं कर सकता, सो आई ट्राई टू डू दैट बाय स्वैपिंग ऑफ नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। बताओ हाँ कि ना? बाय स्वैपिंग ऑफ नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, यस। और अगर हम ऐसा कर पाए ना तो सर यही पूरी स्ट्रेटेजी है, यही पूरी अंडरस्टैंडिंग है किसकी? सीरियलाइजेबिलिटी की। कैसे काम करते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? अब एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराता हूँ। चलो पहले ये नहीं, विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इससे रिसेंट क्या होगा? ये पूरी बात एक धागे में हम पिरो पाएंगे जब आप एक प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो आई थिंक टेक्स्ट रीडेबल है। अगर रीडेबल नहीं है, एक बार यूट्यूब पे क्वालिटी चेक करिएगा कि जो क्वालिटी है वो 144p तो नहीं आ रही, वो चेक करिएगा। यस, ठीक है। अब ध्यान से जरा पूरी बात देखिए, ऑब्जर्व करिए। बिकॉज मैं एचडी में स्ट्रीम कर रहा हूँ तो आप तक भी वो क्वालिटी आनी चाहिए, है ना? और फिर देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है गेट 2021 में। इट वॉज अ 2 मार्क क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, गौर करिए। आर आई जेड एंड डब्ल्यू आई जेड डिनोट द रीड एंड राइट ऑपरेशंस। ये रीड और राइट ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो शेड्यूल्स हमारे पास हैं, सर्टेनली दे आर नेम्ड एज S1 एंड S2, और आपको बताना है दोनों में कौन कौन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कौन कौन नहीं है। तो मैंने पहले से इनको यहाँ पर गौर करिए टेबल में कन्वर्ट करके रख लिया है। हालांकि ये काम एग्जाम में आपको खुद से करना है, बट मुझे लग रहा है ऐसा नहीं इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। मुझे बताओ ये कर सकते हो क्या? पहले रीड 1 ऑफ x, T1 में x के ऊपर रीड करना है, देन रीड 1 ऑफ y, y पे रीड करना है, देन R2x, T2 में r के ऊपर रीड करना है, लाइक दिस। इस तरह से S1 और S2 दोनों शेड्यूल यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए जरा, ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, ठीक है। अब देखो आपको समझाता हूँ ये करते कैसे, जल्दी से स्पीड से कैसे चेक करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 1 बाय 1 दिमाग लगा के खुद से स्वैप करके देखो ये कौन ऊपर जा सकता है, कौन नीचे जा सकता है। बट ऑब्वियसली ऐसा डायरेक्टली करना, खुद से कोशिश करना, ये काम आसान होगा कि मुश्किल होगा?
ये काम मुश्किल होगा। तो उसके लिए ट्रिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ट्रिक कैसे कैसे इस पे काम करते हैं। यू कैन मेक अ ग्राफ, एक ग्राफ आप बना सकते हो, एंड इन दैट ग्राफ देयर आर टू वर्टिसेस, एक का नाम मैं रख लेता हूँ T1 और एक का नाम रख लेता हूँ T2, प्लीज अंडरस्टैंड। और करना क्या है गौर से देखिए, कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, हमेशा ऊपर से नीचे चलना है सर, फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे चलना है, एक एक इंस्ट्रक्शन पे एक एक बार में काम करना है, और आपको देखना है कि क्या कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अभी गौर करिएगा, मैं रीड एक्स को स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ देखिए दिस इज रीड ओनली, दिस इज वाई, दिस इज वाई। रीड एक्स किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ डेटा वैल्यू सेम है, दोनों में डेटा वैल्यू सेम है, बट दोनों रीड है। यहाँ पर डेटा वैल्यू डिफरेंट है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको भूल जाते हैं। यहाँ देखिए रीड वाई को, नाउ देयर यू सी आई थिंक दिस इज अ कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे T1 का है रीड वाई और T2 क्या है राइट वाई। मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, तीनों कंडीशन, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, सेम डेटा वैल्यू, एंड वन ऑफ देम इज राइट इंस्ट्रक्शन, ये कन्फ्लिक्टिंग। और अगर ये कन्फ्लिक्टिंग है तब मुझे बताइएगा क्लैरिटी के साथ आइडिया क्या है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि मैं इनको स्वैप नहीं कर सकता, और अगर स्वैप नहीं कर सकता तो T2 कभी भी T1 से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इस डिपेंडेंसी का मतलब है कि T1 हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमेशा T2 एग्जीक्यूट होगा। तो मैं T1 से T2 पर एक डायरेक्टेड एज लगा सकता हूँ। गौर करिए, बात समझ आ रही है क्या? T1 हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा, T2 हमेशा बाद में एग्जीक्यूट होगा। डिपेंडेंसी क्लियर कट विजिबल है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक एज लगा सकता हूँ। आर यू फॉलोइंग दिस आइडिया? ये बात समझ पा रहे हैं क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस रीड एक्स एंड देयर यू सी अ डिपेंडेंसी। T2 से T1 पे गौर करिएगा, लुक एट फ्रॉम T2 टू T1, तो क्लियर कट डिपेंडेंसी। तीनों बात फिर से बोलो, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा वैल्यू, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ राइट इंस्ट्रक्शन, ये क्लियर कट डिपेंडेंसी है। अभी T2 भी बोल रहा है कि मैं भी पहले एग्जीक्यूट करूंगा T1 से। इसका मतलब अब आप मुझे बताइए, क्या इस शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल बनाना पॉसिबल है क्या? अब बताओ कंक्लूजन। मैं जैसा चाहे वैसा स्वैपिंग कर लूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट S1 हियर। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट S1 इनटू अ सीरियल शेड्यूल? यस और नो? S1 को सीरियल शेड्यूल बनाना बताइए पॉसिबल है क्या? नहीं सर, इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो S1 को सीरियल शेड्यूल बनाना पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाएगा कि नहीं? तो इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें साइकिल है तो दिस इज नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। वो सारे ऑप्शंस बाहर कर दीजिए जो S1 को कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बता रहे हैं। सो ऑप्शन A एंड B विल गो आउट। नाउ विल यू ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन मोर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ नाउ? ट्राई करोगे एक बार? अब एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो सर, एक बार देखो बात समझ आती है क्या? हाँ, S2 मेरे को बताओ, S2 सीरियल में कन्वर्ट हो सकता है? उसके लिए ग्राफ बना के देखो और मुझे बताओ उधर भी आपको साइकिल मिल रहा है कि नहीं। जैसे S1 पे हमने काम किया, ऐसा मेरे को बताओ S2 जो है वो सर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है आपके हिसाब से? S2 के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके देन मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, कहीं गलती करूँ तो बताइएगा। दो ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, एक है T1 एक है T2। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। T1 से हमने स्टार्ट किया, इसने किया रीड एक्स का कोई क्लैश है क्या? कोई क्लैश नहीं है। T2 रीड एक्स एंड यू सी राइट एक्स, बस
उसके आगे अगर आप चेक कर भी लोगे, T1 के बाद तो कोई लिखा नहीं, तो एज जो आ सकती है वो T2 से T1 के तरफ ही आ सकती है। तो हो गया ये सीरियल पॉसिबल। इसका समझ ही आ रहा है अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो। अगर आप चाहो तो इस रीड एक्स को आप यहाँ कर लो एंड देन यू सी ये आपको सीरियल बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो S2 में कोई साइकिल नहीं बनेगा, S2 में कोई साइकिल नहीं बनेगा। सो 110% S2 यहाँ पर हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो देयर बाय neither of them ना, D will be eliminated, ऑप्शन B is the correct answer। अब सोचिए इतनी सी बात के 2 नंबर मिले हैं गेट 2021 में। पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए। सर इतनी सी बात के गेट 2021 में 2 नंबर मिले हैं और इस क्वेश्चन पे भी जितना प्रैक्टिस कर लो उतना कम है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन पे जितना प्रैक्टिस कर लो उतना कम है। आपको करना यही है, जल्दी जल्दी बहुत सारे शेड्यूल देखने हैं, स्टडी करने हैं, उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ट्राई करना है। अभी थक गए हो तो बताओ, 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तो बताओ। अगेन धीरे धीरे लेवल अप करूँगा तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। हाँ सर, अगर थक गए हैं तो बताइए, अगर पूरी बात फॉलो कर पा रहे हैं, क्लियर है तो बताइए। एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो? चलो ठीक है, क्योंकि फिर वो कंसेप्ट ना पूरा कंसोलिडेट हो जाता है, मामला सेट हो जाता है। ये करके बताओ पहले। दिस इज गेट 2010। यहाँ पर अच्छी बात क्या थी, मैं हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी, क्या उसने पहले से टेबल भी बना के दिया था? हाँ, बट ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। आई थिंक इस क्वेश्चन में दे आर नॉट आस्किंग कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। ध्यान से देखो आप, इस क्वेश्चन में शायद वो ऑलरेडी बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है, उसके आगे सीरियलाइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, टेक योर टाइम, को ध्यान से देखो, समझो, मुझे बताओ सर कि आंसर क्या होगा। हाँ सर, हाँ, पूरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? काफ़ी लोग एक सुर में कह रहे हैं मेरे सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा ए। ओके, अगेन सेम काम करना है, बहुत प्यार से टेबल बनाना है। टेबल तो बना हुआ है यहाँ पे, उसके लिए ग्राफ बनाना, वैल्यू देखना और फिल करना है, बस। हाँ सर, चलिए एक एक करके 1 बाय 1 प्रोसेस करते हैं, फिर अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो मैं 3 वर्टेक्स बना लेता हूं,
एक का नाम T1, एक का नाम T2, एक का नाम T3। स्टार्ट करता हूँ। तो T1 से देखिएगा, रीड X। तो जैसे ही मैंने रीड X किया, क्या और किसी ने कोई ऑपरेशन किया X पे? सर दोनों ने किया। देयर यू सी, T2 ने भी किया, T3 ने किया, दोनों ने राइट ऑपरेशन किया है। इसका मतलब T1 से T2 पर और T3 पर दोनों पे हम राइट ऑपरेशन लगा सकते हैं। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? दोनों पर वी कैन हैव अ राइट ऑपरेशन। यस, दोनों पे क्लैश किया। यहाँ ये रीड Y, क्या कहीं पे कोई क्लैश है? नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा। देयर यू सी रीड Y। T3 से क्या T2 पर एक एज बनेगा? देखो कंफ्लिक्ट हो रहा है क्या? अगेन तीनों कंडीशन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा वैल्यू, वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन। तो T3 से T2 पर ये मैं एक एज लगा देता हूँ। और मुझे बताइए, बहुत सारे लोग को देख के बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी, क्या यहाँ पर साइकिल बन गई सर? जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या यहाँ पर साइकिल आपको नजर आ रही है क्या? हाँ, कुछ लोग को लगेगा साइकिल बन गई, लेकिन सर ये डायरेक्टेड ग्राफ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एजेस का डायरेक्शन भी देखें। नहीं, ये साइकिल नहीं है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। व्हाट आई विल से, व्हाट आई विल रिक्वेस्ट कि आप एजेस का डायरेक्शन भी देखें। दिस इज नॉट साइकिल, ये साइकिल नहीं है ना? ठीक है। नाउ टेकिंग इट फर्दर, अगर आगे हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करेंगे? इसके आगे कहीं कोई और एज आपको नजर आ रहा है? इधर Y है बट Y पे ऑपरेशन नहीं। 1 से 3 पर मैं ऑलरेडी एक एज लगा चुका हूँ, तो मल्टीपल एज लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दिस विल बी ऑल। सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द कन्फ्लिक्ट्स, ये एक ग्राफ बनेगा सर, बस यही बनेगा। गौर करिए, बात समझ आ रही है क्या? और इसमें क्लैश होता नहीं नजर आ रहा। अब ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो पहली बात, क्या ये शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है? जी हाँ, इस पे मार्क लगा देते हैं, यस दिस शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब काम कैसे करना है देखिए, अगर T1 से T2 पर एक एज है, ये डिपेंडेंसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये बता रहा है कि पहले T1 ही होगा फिर T2 होगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सबसे पहले T1 होगा, सबसे बाद में ऑब्वियसली T2 होगा। T3 का डिपेंडेंसी है तो बीच में T3 होगा। ये कौन सा ऑर्डर है? 1 में ही नजर आ रहा है सर। सबसे पहले T1 देन T3 देन T2। पूरा पैटर्न देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या बताइए? सो आई थिंक मैंने कोशिश की है एक एक फंडामेंटल आइडिया एटलीस्ट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तक आपको पहुंचा पाऊं। और दोबारा बैकग्राउंड याद करिएगा कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। हमें कॉन्करेंसी चाहिए, बिना कॉन्करेंसी का काम नहीं चल रहा हमारा। हमें कॉन्करेंसी चाहिए, लेकिन पॉइंट ये कि कॉन्करेंसी मिलेगी कैसे? ऐसे मिलेगी सर कॉन्करेंसी। हमें कॉन्करेंसी चाहिए। अभी कॉन्करेंसी अगर बनाना है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो अब मैं श्योर हूँ। मैं श्योर कैसे हूँ? मुझे पता है ये एक शेड्यूल है, ये एक शेड्यूल है जो कि नॉन सीरियल है, बट क्योंकि नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करके मैं इसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो नाउ वी आर वेरी वेरी श्योर। अब हम श्योर हैं कि ये काम करेगा, ये सिस्टम को इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं लेके जाएगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे सर। तो मेरे ख्याल से अच्छी क्लास रही। जैसे मैंने आपको बताया, अनअकैडमी ऐप पर जाना है, मेरी प्रोफाइल संचित जैन SANCHITJAIN सर्च करना है। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट, जो आपको सॉल्व करने हैं। और अब अगर आप सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, तो कल वो क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। कल मैं इसकी बात करूँगा, देन मैं आपसे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और कुछ आगे के फर्दर डिस्कशंस भी करूँगा। देखो धीरे धीरे समझिएगा। जो आए थे तफरी करने के लिए, मज़ा लेने के लिए, निकल जाएंगे। असली डिस्कशन तो 2-3 दिन के बाद ही शुरू होगा। कल भी मैं आपको याद दिला रहा था, जब सीरियस डिस्कशन होगा मुझे आप लोग के नाम याद हो जाएंगे, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ जाएगा। एक एक पॉइंट पे शानदार डिस्कशन करूँगा और धीरे धीरे क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाता जाऊँगा। यस, धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाता जाऊँगा। बाकी अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है,
तो जो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सारे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ सर, तो आप चाहें तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी सर। वहाँ पे बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से बाकी सब्जेक्ट भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उधर भी आ सकते हैं। एक बार मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ, जो शेड्यूल अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ ऑन अनअकैडमी प्लस। दिस इज़ द शेड्यूल सर। अभी इवनिंग में 4 बजे से फिर क्लास है नेटवर्क्स की। आज सुबह जस्ट हमने काइंड ऑफ ग्रुप थ्योरी कंप्लीट किया, नाउ स्टार्ट विद ग्राफ थ्योरी। तो ये शेड्यूल है जो आप देख सकते हैं, जो कि बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इफ़ यू वांट यू कैन कम हियर। पुराना जितना भी कोर्सेज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं पूरे साल में पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर रहा होता हूँ सर इन 1 एकेडमिक ईयर। सो इफ़ यू वांट यू कैन कम। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाएंगे आपको नोट्स मिलेगा, है ना। तो वहाँ से पूरा अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। अभी एक्चुअली आई थिंक एक ऑफ़र भी चल रहा है, बट वो ऑफ़र अभी जा चुका होगा ना। 30 तक एक ऑफ़र था। अच्छा, राइट नाउ देयर ये इंपॉर्टेंट बात है, एक 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है। तो अगर आप अभी भी इफ़ यू वांट टू कम टू ज्वाइन टू अनअकैडमी प्लस, आप आ सकते हैं आइकॉनिक और फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज़ यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट है कि पढ़ना है भाई। अभी आप रिसोर्स कितना भी बड़ा कर ले, बट अगर पढ़ ही नहीं पा रहे तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है। चलिए, सभी को बहुत बहुत प्यार। कल दोबारा सेम टाइम पे आऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। जो क्वेश्चन मिल जाए DBMS का और ट्रांजैक्शन का ऑब्वियसली, फिर इस पर आगे बात करूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।